शादी के बाद एक महिला ने पहली बार अपने पति से एक डिमांड की कि मेरा घूमने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं हवाई जहाज में बैठकर जाना चाहती हूँ। जब बात हवाई जहाज में बैठ के जाने वाली बात थी तो उसका पति कहता है कि ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। आखिरकार उसने गोरखपुर से और काठमांडू के लिए टिकट की व्यवस्था कर लेता है और टिकट की व्यवस्था करने के बाद अपनी पत्नी को लेकर पड़ोसी मुल्क नेपाल पहुंच जाता है। वहां लगभग 3-4 दिन के आसपास रुकते हैं। वो महिला कहती है कि एक काम करो, आप तो जाकर अपना काम संभाल लेना और मैं अभी यहीं पर रुकना चाहती हूँ, मेरा यहाँ रुकने का बहुत ज्यादा मन है। वो पति जब बात सुनता है तो उससे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन महिला ने जब जिद पकड़ी तो आखिरकार पति को वहां से वापस आना ही पड़ा। पति वापस आ जाता है और उसके बाद फिर वो अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीत रहा था, लेकिन उसकी पत्नी जब वापस नहीं आती है, हालांकि उसकी जो पत्नी होती है वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप है या फिर फेसबुक है या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपडेट जरूर रहती थी, हर सूचनाएं का आदान प्रदान करती थी, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आती थी। आखिरकार करीब करीब जब 6 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बीत जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एसटीएफ होती है वो गोरखपुर पहुंचती है और गोरखपुर पहुंचने के बाद एक खुलासा करती है कि जो महिला अभी तक जिसे लोग जिंदा समझ रहे थे, दरअसल वो तो मर चुकी है, उसका कत्ल हो चुका है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और पुलिस ने जब घटनाक्रम का खुलासा किया तो कातिल जो थे वो शहर के जाने माने एक डॉक्टर होते हैं और साथ ही उनके 2 सहयोगी होते हैं। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, आरोपियों को जेल भेज दिया, लेकिन इस मामले में एक कमी रह गई थी। कमी थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मंगाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नेपाल की सरकार से डिमांड की तो उस रिपोर्ट को पहुंचने का जो वक्त लग जाता है वो 7 साल का समय लग जाता है, लगभग 2600 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये दूरी जो होती है गोरखपुर से कास्की एक जिला लगता है, ये 302 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उस पत्र को, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को 7 साल का वक्त लग जाता है। आखिरकार 7 साल बाद फिर से जब रिपोर्ट सामने आती है तो मामला फिर से हाईलाइट हो जाता है, तूल पकड़ लेता है और लोग ये कहने लगते हैं कि वो लड़की है क्या भूत है। वो 6 महीने तक जिंदा रहती है, उसके बाद फिर पता चलता है कि उसका तो कत्ल हो चुका है और 7 साल के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचानक से सामने आती है। फिर से लोगों को लगता है कि वो भूत है और अपना बदला हर हाल में आखिरकार लेकर ही रहेगा। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। पड़ोसी मुल्क नेपाल में एक जिला लगता है, इसका नाम है कास्की जिला। ये बात है जून का प्रथम सप्ताह था, साल 2018 की ये बात है। पोखरा लेखनाथ वहां पर एक जगह है और पोखरा लेखनाथ के अंतर्गत आने वाला देवराली शुमती स्थित एक सड़क के किनारे एक लाश पड़ी हुई थी। और जैसे ही राहगीरों ने देखा तो राहगीरों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दी और जब सूचना देते हैं तो पता चलता है कि वो लाश किसी महिला की लाश है। आखिरकार उसे कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इसके बाद फिर नेपाल की पुलिस ने आसपास के जितने भी थाने थे, जितनी भी जगह थी, सभी जगह पर एक सूचना भिजवाई गई कि ये जो महिला है इसके बारे में अगर किसी को कोई जानकारी मिलती है तो हमसे संपर्क करें। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीत जाता है, महीनों बीत जाते हैं, लेकिन कहीं से कुछ संपर्क हो नहीं पाता। नेपाल के जो उच्च अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं पुलिस के, वो आपस में सलाह मशवरा करते हैं। वो कहते हैं कि इस महिला के नैन नक्श देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे क्या इसका ताल्लुकात बिल्कुल भी नेपाल से है ही नहीं। ऐसा लगता है पड़ोसी मुल्क यानी कि इंडिया से इसके ताल्लुकात हैं। एक काम करो, और इंडिया में भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में ही कहीं की वो रहने वाली हो। इसके बाद फिर नेपाल की पुलिस ने उत्तर प्रदेश की एसटीएफ से संपर्क किया और एसटीएफ से संपर्क करने के बाद कहा कि हमें एक महिला की लाश मिली है, फोटो कुछ इस तरह से उसका दिखाई देता है, आप एक काम करो, इसके बारे में पता करने की कोशिश करो कि क्या मामला है। हमने तो अपने लेवल से काफी कुछ कोशिश कर ली है, लेकिन यहां से कुछ सफलता मिल नहीं पा रही है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ होती है इस फोटो को लेकर इसकी जानकारी फ्लैश कर दी जाती है, भेज दी जाती है, लेकिन हर कोई इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में एसटीएफ में ही तैनात एक सिपाही होता है जिसकी लखनऊ में पोस्टिंग होती है। एक दिन वो फोटो उस लड़की का उस सिपाही के सामने पड़ जाता है और जैसे ही वो सिपाही उस फोटो को देखता है, देखने के बाद बड़े अधिकारी के पास पहुंचता है और कहता है कि साहब ये लड़की तो कहीं देखी भाली से लग रही है, मैंने इसको देखा है। जैसे देखा वाली बात आती है, वो पूछते हैं कि तुमने कहां देखा है। उसने कहा कि साहब कुछ साल पुरानी बात है, उसकी गोरखपुर में जब उसकी पोस्टिंग होती है तब वो एक बड़े डॉक्टर, जो शहर का एक जाना माना डॉक्टर होता है, उसका वो गनर होता है, उसी की सुरक्षा में लगा हुआ था। मैंने अक्सर उसके घर पर इस लड़की को आते और जाते देखा है, हो सकता है कि ये वही हो। जैसी बात उस लड़की की पहचान की आती है तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम रेखा श्रीवास्तव होता है। अब जब रेखा श्रीवास्तव वाली बात थी तभी यूपी एसटीएफ ने एक फैसला किया था कि इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, यह मामला बहुत ही गोपनीय रूप से इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होगा तब हम लोग सामने मीडिया के आगे फिर पूरी कहानी बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, लेकिन तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यूपी एसटीएफ ने यूपी पुलिस को इस बात से बिल्कुल भी अनजान रखा, खासकर गोरखपुर की पुलिस से, क्योंकि वो डॉक्टर जो होता है वो गोरखपुर का ही होता है।
गोरखपुर में एक आर्यन हॉस्पिटल होता है और उसका एक मालिक जिसका नाम डॉक्टर डीपी सिंह। पुलिस ने भी इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया और जब जांच पड़ताल करते हैं तो एक कहानी शुरू होती है 16 मई साल 2006 से। ये बिलेंदरपुर एक जगह लगती है और बिलेंदरपुर में ही रिटायर्ड एक इंजीनियर होते हैं जिनका नाम हरे राम श्रीवास्तव होता है। इनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है और जैसे ब्रेन हेमरेज होता है तो घर वाले परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद वो कहते हैं कि इनको हम कहां लेके जाएं। उनकी हालत वैसे भी साल 2001 से खराब थी, लेकिन उस दिन साल 2006 में 16 मई को उनकी स्थिति कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है। तत्काल ही पास में ही एक आर्यन हॉस्पिटल होता है, वहां पर लेके जाते हैं, वहां पर एडमिट कराते हैं। बाकी घर परिवार के लोग तो अपने काम में बिजी थे, लेकिन उनकी जो बेटी होती है इसका नाम रेखा श्रीवास्तव होता है। रेखा श्रीवास्तव तीमारदार की तरह अपने पिताजी की बिल्कुल साय की तरह साथ रहती थी ताकि उनकी देखभाल कर सके। अब यहां पर जो डॉक्टर हैं डीपी सिंह, जो इस हॉस्पिटल के मालिक हैं, वो अक्सर अपने इस मरीज को देखने के लिए आते थे और जब वो मरीज को देखते थे तो यहां पर जो तीमारदार लड़की बैठी हुई है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती पर डॉक्टर साहब लट्टू हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि आखिरकार कब वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जहां है वहीं लड़की का पास में ही घर होता है और बार बार आना जाना लगातार चलता रहता था। पिताजी की दवा लेने के लिए जब आती जाती थी तो इस बात का घर वालों को तो भनक थी नहीं और डॉक्टर साहब ने भी किसी को भनक नहीं लगने दी। धीरे धीरे कब ये रिश्ते अनैतिक रिश्ते में बदल जाते हैं, प्यार में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। जबकि डॉक्टर साहब खुद शादीशुदा होते हैं और उस लड़की का एडमिशन हो जाता है गोंडा में। जब बीएड की पढ़ाई कर रही थी तब डॉक्टर साहब को मिलने का और भी आसान मौका मिल जाता है। जब जब डॉक्टर साहब के अपने काम से छुट्टी होती थी, गोंडा चले जाया करते थे, लड़की से मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे और जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ जाता है तब डॉक्टर साहब ने एक दिन जब उस लड़की से जब दूरियां बनाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी, अगर शादी नहीं करोगे तो फिर देखना थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा के आ जाऊंगी। अब लड़की ने जिद पकड़ ली और आखिरकार मंदिर में जाकर उन्हें उनकी डॉक्टर साहब को मांग भरनी पड़ जाती है। लड़की की जब मांग भर देते हैं तब लड़की जब अपने घर पे वापस लौट कर आती है, इसी बीच में हालांकि उसने ये एहसास नहीं होने दिया कि उसने डॉक्टर से मंदिर में जाकर शादी कर ली है, लेकिन एक कागज था उसके बैग से जब गिर जाता है तो उसका बड़ा भाई होता है, इसका नाम अमर श्रीवास्तव होता है। अमर श्रीवास्तव को वो कागज दिखाई दे जाता है और जैसे वो कागज देखते हैं तो पता चलता है कि लड़की के पास एक मोबाइल है और मोबाइल भी वो पोस्टपेड कनेक्शन होता है। उन्होंने अपने स्तर पर जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो वो शहर के जाने माने डॉक्टर के नाम से सिम कार्ड होता है। घर में बस इसी बात को लेकर बवाल मच जाता है और वो लड़का जो होता है अपनी बहन से कहता है कि उस डॉक्टर के साथ इर्द गिर्द भी मत दिखाई देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हालत ये पैदा हो जाती है कि रेखा ने अपने ही परिवार से नाता तोड़ लिया और तोड़ने के बाद सीधा सीधा डॉक्टर साहब के बिल्कुल पूरी तरह से संपर्क में आ जाती है और यहां से वो संपर्क में आने के बाद अब शहर के ज्यादातर लोगों को पता चल जाती है और ये बात पता चल जाती है डॉक्टर साहब की जो पत्नी होती है उषा को भी ये बात पता चल जाती है। उषा इस बात पर बहुत ज्यादा विरोध करती है। तब डॉक्टर साहब घबरा जाते हैं, लेकिन तब तक वो एक मकान लड़की अपने नाम करवा चुकी थी। सरस्वतीपुरम विषय एक जगह लगती है, थाना शाहपुर लगता है, गोरखपुर का ही वो हिस्सा है। वहां पर उस लड़की ने अपने नाम से एक मकान ले लिया था, वहीं पर वो रहने लगती है। लेकिन डॉक्टर साहब लगातार इस महिला से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और वो आखिरकार जब धीरे धीरे करके दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़की किसी ना किसी बात पर उनके पास आने की कोशिश करती थी, उन्हें ब्लैकमेल किया करती थी, उनसे पैसे हटने की कोशिश करती थी। आखिरकार लड़की थोड़ा दूर हट जाती है। इस लड़की की जिंदगी में एक और व्यक्ति आ जाता है, एक और आ जाता है। इस तरह से उसकी जिंदगी में कई व्यक्ति आ जाते हैं, लेकिन इस बात का किसी को भनक नहीं लगती है। अब इसी बीच में जो परिवार में लगातार इस तरह की बदनामी की बातें जब सूचना मिलती थी, बिलेंदरपुर में जो परिवार रहता था तो परिवार ने वो मकान बेचा। बेचने के बाद वो दूर चले जाते हैं, अलग चले जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि हमसे किसी भी कीमत पर अब तुम संपर्क मत रखना, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जिस तरह से तुमने हमारी इस इलाके में बदनामी करा दी है, हम बहुत ज्यादा तुमसे दुखी हैं, परेशान हैं। एक बार डॉक्टर साहब का अपनी ही पत्नी से विवाद हो जाता है, वो भी शायद थाने चली जाती हैं। जब वो पत्नी से विवाद हो जाता है तो पता चलता है कि जिस लड़की से उन्होंने मंदिर में शादी की है, फिर से डॉक्टर साहब उस लड़की यानी कि रेखा श्रीवास्तव के पास पहुंच जाते हैं और फिर से उन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। जैसे फिर से नजदीकियां बढ़ती हैं तो एक बार फिर से ये महिला इन डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। इधर डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल कर रही थी और डॉक्टर साहब उसने बिल्कुल साइड में रखे हुए थे, उनसे बातचीत करती थी, मिलना जुलना सब होता था। लेकिन इस लड़की को बिहार के गया का रहने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम मनीष सिन्हा होता है, उससे मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। एक तरफ वो उस बिहार के गया का रहने वाला मनीष सिन्हा से प्यार हो जाता है, उधर डॉक्टर साहब से प्यार करती थी, उनसे मंदिर में शादी कर ली थी और शादीशुदा होने के बावजूद भी साल 2018 में फरवरी का महीना होता है, बिहार के गया के रहने वाले मनीष सिन्हा से भी वो शादी कर लेती है। मनीष सिन्हा शादी हो जाती है, करीब करीब 5 महीने बीत जाते हैं। लेकिन इस बीच में जब भी उस रेखा श्रीवास्तव को मौका मिलता था
तब तक वो डॉक्टर साहब से पैसे उतारने की या तमाम कोई डिमांड ब्लैकमेल करने की वो कोशिशें उसकी बादस्तूर जारी रहती थी। आखिरकार जब उसने अपने पति, जो दूसरा पति होता है, डॉक्टर ने दूसरा पति जो होता है उससे कहती है कि मेरा घूमने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, मैं चाहती हूं कि हम लोग कहीं बाहर चलें, और उसकी ख्वाहिश थी कि वो हवाई जहाज में बैठ के बाहर घूमने के लिए जाए। आखिरकार उसके पति ने इसकी इच्छा तो पूरी कर दी, और जैसे ये यहां से जाते हैं सीधा काठमांडू पहुंचते हैं। काठमांडू से वैर हवा एक जगह लगती है, वहां जाते हैं, और यहां जाने के बाद वो इस इलाके में जहां तहां घूमते हैं। 1 जून 2018 को ये जाते हैं और 4 दिन हो जाते हैं। इसी बीच में डॉक्टर साहब से फिर से संपर्क बन जाता है, और जैसे डॉक्टर साहब से संपर्क बनता है, डॉक्टर साहब ने इस महिला को सरप्राइज दे दिया। खुद ये पहले इसी जगह पहुंच जाते हैं नेपाल में, और साथ में इनके 2 व्यक्ति और होते हैं। उसमें एक ड्राइवर होता है और एक ही इनका कर्मचारी होता है। दोनों से कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे, कर्मचारी का नाम देश दीपक निषाद होता है और इनका ड्राइवर होता है प्रमोद कुमार सिंह। वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे, तुम मेरा काम करोगे, मेरा कहा मानोगे, तो मैं तुम्हारी सैलरी में 5-5 हजार रुपए का इंक्रीमेंट लगा दूंगा। वो दोनों कर्मचारी खुश हो जाते हैं और साथ चले जाते हैं। आखिरकार जैसे ही रेखा श्रीवास्तव ने नेपाल के अंदर अपने पहले पति को, जिससे मंदिर में शादी की थी, डॉक्टर साहब को देखा, तो वो अपने पति से कहती है मनीष सिन्हा से कि एक काम करो, तुम वापस गोरखपुर चले जाओ, मेरा भी यहां रुकने का मन कर रहा है, मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा वक्त और भी यहां पर स्पेंड करूं, और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब वो डॉक्टर साहब के संपर्क में आ जाती है, उसका पति वहां से चला जाता है, डॉक्टर साहब के साथ रहती है, और ये डॉक्टर साहब अपने कर्मचारी के साथ मिलकर ऐसी जगह पर, एक जो कास्की जिला लगता है नेपाल का, वहां पर पोखरा लेखनाथ जगह लगती है, एक ऐसा होटल ढूंढते हैं जिस होटल के आसपास दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, और मौका पाते हैं। मौका पाने के बाद आखिरकार इस महिला को, रेखा श्रीवास्तव को, नशीला पदार्थ ओवरडोज दिया जाता है, और इसी बीच में उसके सर में और उसके पेट में कोई भारी वस्तु मारी जाती है और उसका कत्ल कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद सड़क किनारे इसका शव फेंककर वहां से चुपचाप निकल आते हैं। मोबाइल अपने साथ लेके आ गए थे, और साथ लाने के बाद आखिरकार डॉक्टर साहब का जब भी मन करता था तभी व्हाट्सएप पर कोई ना कोई डीपी अपडेट कर दिया करते थे, कोई भी जानकारी अपडेट कर दिया करते थे। लगातार ऐसे ही अपना काम करते चले जाते हैं। उधर मनीष जो होता है, मनीष सिन्हा, जो बिहार गया का रहने वाला होता है, वो रेखा श्रीवास्तव के लिए लगातार परेशान था। जब उसे नहीं मिलती है, तब करीब करीब उसने 20-22 दिन के बाद इस लड़की के भाई, जिसका नाम अमर श्रीवास्तव होता है, उसको सूचना देते हैं कि भैया जी, मुझे रेखा का कहीं आता पता नहीं चल रहा है, आप मेरी मदद कर दीजिए। और जैसे अमर को यह बात पता चलती है, अमर को गुस्सा आता है, और वो जाकर उसी के पति, जिसने ये सूचना दी थी, मनीष के खिलाफ ही जाके एक एफआईआर दर्ज करा देते हैं कि उसने उनकी बहन को गुमशुदा कर दिया है, अपहरण कर लिया है, इस मामले की जांच पड़ताल कर दीजिए। पुलिस इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है, और ये मामला आया गया हो जाता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से एक महीना बीत रहा था। करीब करीब 6 महीने हो जाते हैं। उधर जो नेपाल की पुलिस थी, लगातार कोशिश कर रही थी, जो एक लाश मिली है उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की, ये पता करने की कोशिश की, ये लाश किसकी है, इसकी हत्या किसने की है। पोस्टमार्टम कराया जाता है, पोस्टमार्टम से क्लियर भी हो जाता है कि इसके सर में कोई भारी वस्तु मारी है, पेट पर भी कोई भारी चीज मारी है, और इसकी हत्या कर दी है। लेकिन ये कौन है कातिल और कहां के रहने वाले हैं, जब नेपाल पुलिस से इसमें समस्या का समाधान नहीं होता, तब वो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ से संपर्क करते हैं, और एसटीएफ आखिरकार इस मामले में कातिल तक पहुंची जाती है। पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार किया 22 दिसंबर 2018 को, और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया। और जब डॉक्टर साहब को जेल भेजा जाता है, तो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार डॉक्टर ने अपने पीछे छुड़ाने के लिए इस महिला का कत्ल कर दिया है। लेकिन पुलिस के पास अभी पर्याप्त जानकारियां नहीं थी कि हत्या होती कैसे है। डॉक्टर साहब से जब पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा कि हमने नशीला पदार्थ दिया था, और साथ ही उन्हें बहुत ऊंचाई से, यानी कि पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये कहानी कुछ अलग तरह की होती है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं कोर्ट में पेश होती है, तो ऐसी स्थिति में इस केस में कुछ दम नहीं रह पाता है, और इसलिए इन्हें बताया जाता है कि जमानत मिल जाती है, और जमानत मिलने के बाद ये आराम से अपनी एक जिंदगी जी रहे थे। लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद, क्योंकि साल 2018 में ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नेपाल की सरकार को, नेपाल की पुलिस को एक पत्र लिखा था कि हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए, और वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहुंचने में 302 किलोमीटर का सफर तय करने में 7 साल लग जाते हैं, करीब करीब 2600 दिन लग जाते हैं। और जैसे ही फरवरी के शायद 1 फरवरी 2026 को ये रिपोर्ट आती है, और जैसी रिपोर्ट आती है, तो एक बार रेखा श्रीवास्तव का भूत फिर से सामने आ जाता है, और फिर से इस मामले में जांच पड़ताल होनी शुरू हो जाती है। गोरखपुर की पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ गई है, और ये जो डॉक्टर साहब हैं, उनके जो दोनों साथी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में ये जुड़ गए हैं। और जैसे ही अखबारों में खबर प्रकाशित होती है, तो लोग ये कहने लगते हैं कि रेखा का भूत आखिरकार डॉक्टर साहब को सजा दिलाकर ही मानेगा। लेकिन देखते हैं कि सजा मिलती है डॉक्टर साहब को या नहीं मिलती है। डॉक्टर साहब या कुछ अपना और कोई तिगड़मबाजी करके निकल जाते हैं, जैसा भी होता है। हालांकि पुलिस के काम और अदालत के काम जैसे भी होते हैं, आपको अंदाजा ही है कि किस तरह से लंबे तारीख पर तारीख मिलते चली जाती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
और ये भी बताना है कि इस लड़की के मामले में जब जांच पड़ताल की जाती है तो ऐसी जानकारी भी अखबार में प्रकाशित होती है कि इस लड़की ने कई शादियां कर ली थी। अब वो कई शादी कितनी की थी, नहीं की थी, कई लोगों के संपर्क में थी, ये थी या नहीं थी, लेकिन अखबार में ये बात प्रकाशित होती है। और शायद इसीलिए इसके परिवार ने इस लड़की से बिल्कुल पीछे छुड़ा लिया था, दूरियां बना ली थी। लेकिन एक बार फिर से ये बात सामने आने के बाद परिवार कहीं ना कहीं परेशान तो जरूर हो ही गया होगा, और डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा परेशान हो गए होंगे। जाते जाते पीयूष कुमार हैं और शाहिद खान हैं, जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें कविता पटेल बिलासपुर से, मुरारी यादव, चांद आलम, बॉबी पासवान, अनूप पांडे, शास्त्री जी बहराइच से हैं, पृथ्वीराज चौहान लखनऊ से, वैभव विश्वकर्मा, दिलशाद अंसारी सिवान से, गुलाब सिंह पटेल चित्रकूट से, मोहम्मद फैजान सहारनपुर से, मोहम्मद याकूब वारिस अली, इस्माइल पठान कासगंज से, हिमांशु पाल प्रतापगंज से, आनंद कुमार पटेल उत्तर प्रदेश से, जिसान सिद्दीकी बलरामपुर से, योगेश कुमार शर्मा, मोहम्मद हबीब खान, अंकित कुमार, नीलेश नाविक, सैयद अख्तर, सतीश कुशवाहा, फिरोज आलम, अजय कोहली, इंतजार अली, फरमान अली। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।